नमस्कार दोस्तों, स्पोकन विथ वी में आप कैसा फ़ील कर रहे हैं ये बात कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग आज 26 नवंबर के पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो ये एक पॉइंट जो देख रहे हैं आप लोग, रसिया ऑफर्स एडवांस्ड फ्यूल ऑप्शन फॉर कुडनकुलम प्लांट। तो ये कुडनकुलम प्लांट जो है ना, ये रसिया के सहयोग से बनाया गया है। ये द हिंदू का जो है आपको आर्टिकल है, ठीक है। तो इसमें दिया रसिया जो है वो आपको जो मॉडर्न फ्यूल जो है उसका ऑप्शन दिया है। तो पहले जो फ्यूल था वो आपको 18 महीने चलती थी, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसके बारी बारी सारे पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द रशियन स्टेट ओन क्या ओन्ड है ना, न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। चलिए देखिए, द रशियन स्टेट ओन्ड न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन रोस्टम। तो जो भारत को जो न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई हो रहा है, तो रसिया का जो कंपनी है उसका नाम रोस्टम है, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म हो गया रशियन स्टेट ओनर्ड न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन, यानी कि रोस्टम शॉर्ट फॉर्म था। हैज ऑफर्ड मोर एडवांस फ्यूल ऑप्शन। तो भारत में जो कुडमकुलम परमाणु जल विद्युत परियोजना है ये आपको कन्याकुमारी में है, ठीक है। तो कन्याकुमारी ये रूस के सहयोग से बना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका एक और लोकेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए आप लोग, नीचे आपको दिख रहा होगा ये भारत का मैप है। यहाँ सबसे नीचे जो पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये आपको कन्याकुमारी स्थलीय भूमि का दक्षिण कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में एक कुडनकुलम पड़ता है। तो उसी कुडनकुलम पे परमाणु बिजली घर बनाया, जिसको लेकर काफी विरोध भी हुआ था। यहाँ तक कि इसका विरोध जो है वो आपको श्रीलंका ने भी किया था, कि मछुआरों ने, श्रीलंका के मछुआरों ने, भारत के मछुआरों ने विरोध किया था कि इससे कुछ पर्यावरण में हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, कि मछली नहीं हो पाएगी, हम लोग मछली नहीं पा पाएंगे। तो इस सब को लेकर, तो खैर वो सब अलग बात है। हम लोग देख लेते हैं इधर क्या दिया हुआ है। तो रोस्टम जो है वो आपको एडवांस न्यूक्लियर फ्यूल का आपको ऑप्शन दिया है। तो जो आपको चले कंटिन्यू 2 साल तक दिखा है। तो व्हिच विल अलाउ इट्स रिएक्टर टू रन फॉर एन एक्सटेंडेड 2 ईयर साइकिल विदाउट स्टॉपिंग लोड फ्यूल। यानी कि एक बार आपको फ्यूल लोड करने के बाद 2 साल तक परमाणु संयंत्र को बिना बंद किए हुए इसको चलाया जा सकता है। तो ये जो मॉडर्न फ्यूल जो अभी ये रोस्टम भारत को ऑफर किया है, 2 साल तक एक और फ्यूल मतलब देने के बाद कुडनकुलम परमाणु बिजली घर में, तो 2 साल तक वो बिना बंद के कंटिन्यू चलते रहेगा। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अभी जो वर्तमान में फ्यूल दे रहा है, ठीक है। जो वर्तमान में जो फ्यूल डिवीजन है उसका नाम है आपको टीवीईएल फ्यूल कंपनी, ठीक है। तो टीवीईएल फ्यूल कंपनी से जो अभी चल रहा है, ये देख लीजिए, ये टू भी 100 मेगावाट का है। दो दो इसका पे हज़ार हज़ार मेगावाट का वहाँ पे 2 परमाणु बिजली घर बना हुआ है। तो भारत का सबसे पावरफुल बिजली घर बना हुआ है अब कुडनकुलम में, रूस के सहयोग से बना है। तो ये वहाँ पे 2000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। तो वहाँ 2 उत्पादक है, ठीक है। तो 2 है। तो इसके जो अभी जो वर्तमान में जो है वो आपको इसका जो ईंधन है, ठीक है, वो आपको 18 महीने चलता है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो प्रोजेक्ट द फ्यूल हैज एन 18 मंथ फ्यूल साइकिल, ठीक। तो प्रोजेक्ट KNNP जो दिस फ्यूल है, तो अभी जो वर्तमान में जो इसमें फ्यूल दिया था वो आपको 18 महीने तक कंटिन्यू चलता है। लेकिन रोस्टम जो अभी रसिया ने अभी ऑफर किया वो कंटिन्यू 2 साल तक बिना बंद के हुए चलते रहेगा। तो ये है, तो यहाँ पे इस चीज़ को हम लोगों ने देखा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है उस अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुडनकुलम परमाणु बिजली घर, ये आपको तमिलनाडु कन्याकुमारी में है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आज राष्ट्रीय दूध दिवस है, ठीक है। वर्गीज कुरियन जो डॉक्टर वर्गीज दूध क्रांति के जनक है, तो बिहार में सुधा के संस्थापक भी है, कॉम्फ्रेड के। तो इनके जन्मदिन पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, इस बात को राष्ट्रीय दूध उत्पादक दिवस कब है? 26 नवंबर को। ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद फिर आगे चल के हम देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या है। अगला हमारा देखिए यह है, सार्क को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं कई देश। तो देखिए, सार्क की जो सभी प्रजातियां हैं वो आपको 54 है, ठीक है। तो दुनिया भर के देशों में सार्क और हैमरहेड सार्क की सभी 54 प्रजातियों को, तो सार्क की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो 24 प्रजातियां, और सभी को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। तो पनामा में क्या चल रहा है दोस्तों? तो पनामा में विश्व वन्यजीव सम्मेलन हो रहा है। कहाँ विश्व वन्यजीव सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो पनामा में हो रहा है। तो पनामा में विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 जो हो रहा है वो आपको पनामा में हो रहा है। और यहाँ पर सार्कों को बचाने के लिए एक उच्च स्तरीय सुरक्षा देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। तो यही चीज़ें, बस इतना ही जानना है कि विश्व वन्यजीव सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, तो ये आपको पनामा में हो रहा है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नशा मुक्ति दिवस। तो 26 नवंबर को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी, ठीक है, 26 नवंबर 2016 को। तो ये 26 नवंबर 2016 को जो पूर्ण शराबबंदी 15 को 16 को लागू हुई थी। तो उस यही है, 26 नवंबर को आपको नशा मुक्ति दिवस मनाया था। और आज संविधान दिवस भी है 26 नवंबर को। तो इन तीनों डेटों को एक साथ याद रखना है। और हमारे और इसके साथ ही यहाँ पे एक दिया हुआ है कि जो अटॉर्नी जनरल कौन है हमारे, तो नोटबंदी को लेकर के दिया है, तो उस चीज़ को नहीं जानना। अटॉर्नी जनरल जो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं उनका नाम है आपको आर वेंकटरमन, ठीक है। तो आर वेंकटरमनी जो है ये आपको नए अटॉर्नी जनरल बने, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा है कि मदर स्टेशन बनाने के लिए गेल को नहीं मिल रही जमीन, ठीक है। तो ये पटना की खबर है, पटना में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि पटना में सीएनजी के लिए जो आपको मदर स्टेशन, जहाँ पे सीएनजी लोड होगा, ट्रकों से लोड हो सप्लाई होगा, वहाँ पे ये मिल नहीं रहा जमीन। तो उसका अगर वो मदर स्टेशन बन जाएगा तो जो सीएनजी की खपत है, जो किल्लत है पटना में, वो दूर हो जाएगी उसका है। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बिहार से अभी कि हमारे पटना की खबर है कि सुलभ रंजना व मैथिली समेत 13 कलाकारों को संगीत नाटक पुरस्कार, 13 बिहार के कुल 13 कलाकारों को संगीत नाटक पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो बिहार गौरव से मतलब बिहार की बड़ी खुशखबरी है। तो ये संगीत नाटक पुरस्कार जो कितने लोगों को मिला? तो बिहार के 13 लोगों को मिला है। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। अगला हमारा है कि 2.54 और डॉलर बढ़ा देश का विदेशी मुद्रा भंडार। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो अभी घटा था वो बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है? तो 2.54। तो चलिए इसकी तरफ थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग कि 2.54 होता कितना है इस राशि को, तो बढ़ा के टोटल। तो देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.537 डॉलर से बढ़कर ये आपको 547 मतलब 547.252 अरब डॉलर पर पहुंच गया। तो ये भारत का वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? तो 247 है, ठीक है, 547.525, ठीक। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, भारत का विदेशी मुद्रा 547 अरब डॉलर है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा देख लेते हैं यूएई में
रुपये से व्यापार के थे। तो कुछ दिन पहले पिछले ही साल 2022 में ही हुआ था सीपा समझौता, ठीक है। तो सीपा एग्रीमेंट हुआ था। तो सीपा एग्रीमेंट जो हुआ था भारत और यूएई के बीच हुआ था, ठीक है। तो भारत और यूएई के बीच जो सीपा समझौता हुआ था, तो अब जो है हम लोग रुपये में लेन देन करेंगे यूएई के साथ। अभी चर्चा चल हुआ नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा। तो इसका पूरा नाम सीपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इस सीपा। तो सीपा किस देश के साथ हुआ है, तो ये हुआ है आपको यूएई के साथ। और कल हुआ था आपको 25 नवंबर को जो हुआ था, 24 नवंबर को कौन समझौता हुआ था, तो एकता समझौता। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था और सीपा हुआ है यूएई के साथ। इस चीज़ को ध्यान में रखना है और बहुत ही जल्द भारत और यूएई के बीच रुपये में कारोबार होगा, ठीक है। और वर्तमान में भारत अभी रूस के साथ जो है ये देखिए रूस के साथ भी होगा। तो दोनों देशों में जो है वो आप क्या है कि रूस के साथ रुपये में व्यापार को लेकर दोनों देशों के बैंकों में खाते भी खुल गए हैं। तो भारत रूस के साथ भी रुपये में व्यापार करने वाले हैं। और अभी चूंकि पेट्रोल और डीजल जो आपको फ्यूल जो है बहुत बड़ी मात्रा में भारत रूस से ले रहा है, तो और यूक्रेन संकट को लेकर के रूस पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो रूस भी तैयार है भारत के साथ रुपये में व्यापार को लेकर के। तो ये दोनों हमने देखा। और वर्तमान में अब चीन की मुद्रा में भारत का व्यापार रूस के साथ हो रहा है, क्योंकि डॉलर पर रूस में डॉलर ने प्रतिबंध लगा रखा है रूस पर अमेरिका डॉलर से व्यापार करने में। फिर हमारा नेक्स्ट चलते हैं ईरान को लेकर यूएन प्रस्ताव से दूर रहा भारत। तो अभी जो हिजाब विरोध जो हो रहा है उसको लेकर के ईरान पर एक सेंसर लाया गया, तो उसमें भारत दूर रहा है उस चीज़ से। चलिए, तो ये है, इससे उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूएन का। जो है भारत को लेकर कोई बड़ी रहती है समस्या तो इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हम लोग देख लेते हैं बीमा सेक्टर को बड़ी। बीमा सेक्टर देख लीजिए, बीमा सेक्टर को मिली सुधारों की बड़ी डोज। तो बीमा सेक्टर में एफडीआई को कितना परसेंट मंजूर किया गया है, तो देख लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 25% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखने वालों को प्रमोटर माना जाएगा। तो बीमा क्षेत्र में जो है ना वो एफडीआई को 75% मंजूरी दिया गया है। और अभी यह सीमा 10% थी। तो ये एलआईसी के लिए आपको 10% ही है। जो भारत सरकार की जो इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी है उसमें 10% है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 75% अलाउ कर दिया गया है। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, देखिए कि ये भारतीय सेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक समझौता देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि लेकिन शुक्रवार को जो है ना देख लीजिए, शुक्रवार को मानेकशा सेंटर में हिंद प्रशांत संबंधित तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2022 कार्यक्रम के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के साथ बातचीत करते रक्षा मंत्री। तो भारत के साथ जो इकोनॉमिक फोरम जो बना है उसको लेकर के हम लोग देख लेते हैं। तो वही है कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यहाँ पर दिया हुआ, देखिए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो शुक्रवार को यह किया गया था नई दिल्ली में। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुक्रवार को आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या बन रहा है हमारा। तो हम लोग जो आगे देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद गलत इतिहास पढ़ाया गया। तो ये वही है, इस पर हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं कि बर्फू की 400वीं जयंती का समापन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो वही है, ये पूर्वोत्तर के है, आपने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। जो असम के हैं, आपको इन्होंने मुगलों को बहुत बुरी तरह से मारा था। और ये किस राजवंश से संबंधित है, अहोम राजवंश से संबंधित ये चीज़ दिया हुआ था। चलिए, तो इसी के साथ फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए